नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के तृतीय असाइनमेंट जो माह नवंबर का है उसके प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में है। इन प्रश्नों को अध्ययन करके आप अपने शब्दों में इनका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। नवंबर माह के असाइनमेंट में इतिहास विषय कक्षा 12वीं के जो प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार हैं। प्रथम प्रश्न है, मुगल कालीन कृषि लिखने में आईने अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, मुगल कालीन कृषि लिखने में आईने अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में निम्नलिखित समस्याएं हैं जो कि निम्नानुसार हैं। ये समस्याएं हैं, पहला है आंकड़ों में भिन्नता। मुगल कालीन समस्त प्रांतों के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों में भिन्नता पाई गई। मुगल कालीन प्रांतों के अंतर्गत बंगाल और बिहार के समस्त जमींदारों और जातियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अन्य प्रांतों के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती, जिससे आईने अकबरी को मुगल कालीन कृषि के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है। मतलब बंगाल और बिहार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अन्य प्रांतों के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरी समस्या है वस्तु के मूल्य और वेतन की जानकारी का अभाव। आईने अकबरी के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य तथा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन मुगल क्षेत्र के अन्य प्रांतों की वस्तुएं और वेतन के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती। यह भी उसी प्रकार है कि दिल्ली और आगरा के समस्त क्षेत्रों की जानकारी तो हमें प्राप्त होती थी, लेकिन अन्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तीसरी समस्या थी आईने अकबरी और की विश्वसनीयता नहीं है। आईने अकबरी के अंतर्गत किसानों और जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक रूप से किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बच्चों, कृषक समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में मुगल कालीन जाति व्यवस्था किस हद तक कारक थी। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कृषि समाज पर आधारित थी। कृषकों से वसूले गए राजस्व से राज्य शासन के अधिकारियों का वेतन तथा समाज के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। संपूर्ण कृषक समाज जाति पाति और भेदभाव के कारण कई वर्गों में बंट गया था। सामाजिक और आर्थिक संबंधों पर जाति का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा था, उसका प्रभाव निम्नानुसार है। पहला है निम्न जाति के लोगों से खेती करवाना। जाति पाति के भेदभाव के कारण मुगल कालीन कृषक समाज में निम्न जाति के लोगों से कृषि करवाई जाती थी। जो वर्ग भेद था उसमें निम्न जाति के लोग थे, उन लोगों से कृषि कार्य करवाया जाता था। दूसरी बिंदु है आर्थिक आधार पर निम्न जाति को उच्च स्थान पर प्राप्त होना। धीरे धीरे निम्न जाति को समाज में आर्थिक आधार पर पूज्य स्थान पर प्राप्त होने लगा। पशुपालन, कृषि और बागवानी से होने वाले लाभ के कारण यादव, माली जैसी जातियां समाज के उचित स्थान प्राप्त करने लगी। मतलब अधिक पैसा और अधिक धन कमाने के कारण से निम्न जाति के लोगों को भी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होने लगा। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल कालीन भारत में जमींदारों के ऊपर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल कालीन भारत में जमींदार जमीन के मालिक होते थे। ग्रामीण समाज में उनको ऊंचा स्थान प्राप्त था। जमींदारों की समृद्धि का मुख्य कारण उनके पास होने वाली विस्तृत जमीन थी। मतलब जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जमीन थी, जिसके कारण से उन्हें समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होता था। अधिक जमीन को उनकी मिल्कियत कहा जाता था। जमीन पर कृषि कार्य श्रमिक वर्ग के द्वारा किया जाता था। जमींदारों को राज्य शासन की ओर से कर वसूलने का अधिकार भी प्राप्त था। इसके बदले में राज्य शासन से बड़े पैमाने पर जमींदारों को मुआवजा प्राप्त होता था। कई जमींदारों के पास अपने किले और महल भी थे। बहुत से जमींदारों ने अपनी सेना की टुकड़ियां भी रखी थी। मतलब राज्य शासन के लिए जमींदारों के द्वारा कर वसूला जाता था। इसके एवज में राज्य शासन के द्वारा जमींदारों को मुआवजा या एक पारिश्रमिक दिया जाता था। कई जमींदार इतने
रईस और अमीर हो चुके थे कि उनके कई किले और महल हुआ करते थे। उनके द्वारा अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ी भी रखी जाने लग गई थी। आईने आईने अकबरी को आईने भी कहा जाता है। आईने अकबरी में कई स्थानों पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि जमींदारी की खरीद बिक्री भी होती थी। जमींदारों के द्वारा बाजार भी लगाया जाता था जहां पर किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए लाया करते थे। मतलब जमींदारों के द्वारा मंडी का भी निर्माण किया जाता था जहां पे उस विशेष क्षेत्र के किसानों के द्वारा अपने अनाजों को लाकर बेचने की सुविधा दी जाती थी। कई स्थानों पर यह भी पाया गया है कि जमींदार शोषणकारी नीति अपनाते थे, लेकिन किसानों के साथ उनके संबंध संरक्षण की भावना रहती थी। मतलब किसानों के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त था और जमींदारों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। किसान राजस्व अधिकारी को दोषी मानते थे। कई विद्रोह जो मुगल काल में हुए थे, ऐसा देखा गया है कि राज्य के खिलाफ जमींदारों को किसानों का समर्थन और सहयोग मिलता रहा है। अगला प्रश्न है, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करिए। मुगल इस प्रश्न का उत्तर है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत कई सुधार कार्य अकबर के द्वारा किए गए, जिसके अंतर्गत भूमि कर विभाग भी एक सुधार कार्य माना जाता है। अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी, जिसे आइन भी कहा जाता है, में लगान और करों के सुधार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अकबर के द्वारा मुगल कालीन समस्त प्रांतों का सर्वेक्षण करवाया गया, जिसके आधार पर कर और लगान का निर्धारण किया गया। मतलब भूमि का सर्वेक्षण करवाने के पश्चात भूमि से मिलने वाले लगान और करों का निर्धारण किया गया था। साम्राज्य की आवश्यकता के अनुसार लगान और करों में वृद्धि की जाती थी। मतलब जब साम्राज्य में अधिक पैसों की आवश्यकता होती थी, धन की आवश्यकता होती थी, तो यह लगान और करों में वृद्धि कर दी जाती थी। शासन के द्वारा वस्तुओं के मूल्य और करों का निर्धारण निश्चित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन मुगल कालीन समस्त प्रांतों में इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका मतलब यह है कि मुगल काल में वस्तुओं के मूल्य और करों का निर्धारण तो किया गया था, लेकिन संपूर्ण प्रांतों में मुगल काल में इनको लागू नहीं किया जा सका। अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली के सर्व प्रमुख टोडरमल थे, जिन्होंने भूमि का क्षेत्रफल तथा उसके उपजाऊ के आधार को ध्यान में रखते हुए भूमि के कर और लगान का निर्धारण किया था। जागीरों को कर दिया गया था। बंगाल और बिहार को छोड़कर समस्त मुगल प्रांत को राज्य कर विभाग के अंतर्गत लाया गया था। अब मैं आप लोगों को मुगल काल के अंतर्गत जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके संबंध में बता रहा हूँ। सबसे पहली प्रणाली थी जब्ती प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि की उत्पादकता के आधार पर 3 वर्गों में भूमि को बांटा गया था। वह वर्ग थे उत्तम, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इस प्रणाली में प्रथम भूमि जो उत्तम अधिक उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, उस भूमि की नाप की जाती थी और उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। दूसरी भूमि थी मध्यम वाली, तो उस भूमि की नाप कभी भी अचानक से की जा सकती थी। तथा तीसरी प्रकार की जो भूमि थी उससे नगद में कर या लगान लिया जाता था। यह जब्ती प्रणाली थी। इसी प्रकार दूसरी प्रणाली है नस्क कर प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि का नाप नहीं किया जाता था, केवल पुराने राजस्व के आंकड़ों में कुछ बदलाव करके अपना लिया जाता था। मतलब पूर्व में जिस भूमि से जो लगान या कर प्राप्त होता था, उसी के आधार पर उसी में करों की मात्रा में कम या ज़्यादा करके उसी प्रणाली को, उसी लगान या उसी कर की राशि को अपना लिया जाता था, जिससे समय और धन की बचत होती थी। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो दूसरी प्रणालियों पर आधारित थी। मतलब पूर्व की प्रणालियों पर यह प्रणाली आधारित थी। इसका उपयोग राजस्व निर्धारण और वसूली के लिए किया जाता था। अगली प्रणाली का नाम है इजारा व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कभी कभी गांवों को ठेके में दे दिया जाता था, लेकिन यह व्यवस्था मुगल काल में कुछ स्थानों पर लागू होती है। मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत गांवों को किसी जमींदारों को ठेके पे दे दिया जाता था कि वह उन गांवों से कर या राजस्व को वसूल कर मुगल साम्राज्य के शासकों को प्रदान करें। अगला बिंदु है कनकुत प्रणाली। कनकुत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनाज का मूल्यांकन करना। इस प्रणाली के अंतर्गत खेतों को मानवीय कदमों से नापा जाता था। मतलब
मानव के कदम से नापा जाता था। उसके बाद उत्तम, मध्यम और खराब जमीन का उत्पादकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था, जिसके आधार पर भूमि का कुल राजस्व निर्धारित किया जाता था। मतलब पैरों के कदमों के आधार पर नापा जाता था जमीन को, और उस पे उत्पादकता के आधार पर उस जमीन के कर और राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अगला बिंदु है गल्ला बख्शी प्रणाली। इसके अंतर्गत 3 प्रणालियां होती थी। पहला है खेत बटाई। इसके अंतर्गत जब फसल खेत में खड़ी रहती थी तभी खेतों के हिस्सों का बंटवारा कर लिया जाता था। मतलब यदि फसल खेत में लगी हुई है तो उसी समय उस फसल को देख के कर और लगान का निर्धारण कर लिया जाता था और उसे उतने हिस्सों में बांटकर लगान ले लिया जाता था। दूसरा है लॉन्ग बटाई। इस प्रणाली के अंतर्गत जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर ज्यों का त्यों खलिहान में गट्ठा बनाकर रख दिया जाता था और फिर इन गट्ठों का बंटवारा कर लिया जाता था। मतलब फसलों को काटने के पश्चात जब खलिहान में जब अनाज को ले आया जाता है तो उसे गट्ठा बना के रख लिया जाता था और उन गट्ठों के आधार पर उस उपजाऊ जमीन का लगान और भू राजस्व निर्धारित किया जाता था और उन गट्ठों को अलग अलग भागों में बांट लिया जाता था। तीसरा और अंतिम है खलिहान में राजस्व का बंटवारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत खलिहान में भी अनाज को अलग अलग करके तुरंत बाद राजस्व का बंटवारा कर लिया जाता था। ऐसा पूर्व निर्धारित समझौतों के आधार पर दोनों पक्षकारों की सहमति से होता था। मतलब फसलों को काट के खलिहान में ला लेना और खलिहान में ला लेने के बाद अनाजों को तुरंत बंटवारा कर लिया जाता था और उसके आधार पर लगान और भू राजस्व की व्यवस्था कर ली जाती। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।